नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। 1971 में एक आईएएस ऑफिसर से 17th चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक का सफर तय करने वाले एक्टिव, सोशली कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेट हु इज ऑल्सो एन इंसाइटफुल राइटर, जिन्होंने कई सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपनी बात रखी थ्रू हिज बुक्स। वैसे तो उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन जो उनकी लेटेस्ट बुक है वो है इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी। जी हाँ, बात कर रहे हैं एसवाई कुरैशी जी की, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जानेंगे उनकी लेटेस्ट बुक के बारे में, समझेंगे क्या कहना है उनका वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सर, आपकी बुक इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी, लाइफ ऑफ अ नेशन थ्रू इट्स इलेक्शंस, आपने अपनी इस बुक में सब बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया है। तो क्या इस अगर उसमें से ही देखें तो जिस तरह से वर्ल्ड डिवाइडेड है, कॉन्फ्रंटेटिव है, वैसे में भारत के पास एक सुनहरा मौका है एक नियो डेमोक्रेटिक कंट्री के वैल्यूज़ का रोड मैप तय करने का। अगर हाँ, तो क्या चीज़ें एग्जिस्टिंग है जिससे और स्ट्रेंथन करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि हम दुनिया के सामने एक रेप्लिकेबल एग्जाम्पल पेश कर सकें? जी, देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो किताब आपके पीछे डिस्प्ले पे है, जो अभी 2 हफ्ते बाद आएगी, अभी मेरे हाथ में भी नहीं आई है। ये मेरे जो पिछले 10 साल में 12 साल में आर्टिकल छपे डिफरेंट अखबारों में, मैगजीन्स में, ज़्यादातर वो हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नए हैं, अभी नहीं छपे हैं, न्यू हैं, वो भी मैंने इसमें डाले हैं। तो इस और आपने जिक्र किया मेरी पिछली किताबों का, जिसमें पहली मैंने किताब लिखी थी 2015 में, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। ना वो किताब का कैरेक्टर डिफरेंट था। वो सारा इंडियन इलेक्शन सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, टिल नाउ, कि पास क्या था, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, फ्यूचर के लिए हमारी क्या रिकमेंडेशन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म वगैरह वगैरह। तो जिस वक्त वो मैं किताब लिख रहा था, तो उसके तकरीबन एंड में मुझे एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसने मुझे हिला दिया और इरिटेट किया, कि इकोनॉमिस्ट की ग्लोबल इंडेक्स आती है 2006 से हर साल, ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी, और उसने हमारी डेमोक्रेसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा, डिफेक्टिव डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी। तो इनिशियल रिएक्शन तो बड़ा उससे कहा कि यार देखो, हम तो यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड वंडर इसको बोल रहे हैं, वो हमारी डेमोक्रेसी को फ्लॉड कह रहे हैं। तो फिर जब हमने उसको समझा कि भाई ये कह क्या रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, तो बात समझ में आई। तो वो बात ठीक थी। उसमें ये निकल के आया कि अच्छा इलेक्शन अच्छी डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं है। इंडिया में एक्सेलेंट इलेक्शन होते हैं, और उसी इंडेक्स ने 10 में से 9.7 हमको इलेक्शन के लिए रिमार्क दिए कि एक्सेलेंट इलेक्शन, पर एज वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शन। लेकिन डेमोक्रेसी में हमको फ्लॉड पाया। तो फिर जब हमने देखा कि भाई ये हमारी डेमोक्रेसी में इनको क्या आपत्ति इनको हो रही है, तो वो बात दिखी। वो उन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा रैंक नीचे आया जिनकी हमको चिंता थी, जिनका हम जिक्र करते थे, जिनके हम इलेक्टोरल रिफॉर्म में डिमांड करते थे। मिसाल के तौर पे हमारे जो औरतों की रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स में, औरतें हैं तो 49% लेकिन के विधानसभाओं में 2%, 3%, पार्लियामेंट में 10, 8, 9%, इस बार पहली बार 11% है ना। ये तो अफसोसनाक बात है। इसकी वजह से अगर हमारी डेमोक्रेसी के रैंकिंग पे को धचका लगता है, तो ये हमें सोचने की लायक बात है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इलिटरेसी हमारी यहाँ बहुत है। डेमोक्रेसी में 300 मिलियन पीपल, 25% लोग अनपढ़ हो 75 साल बाद इंडिपेंडेंस के, तो उस वजह से भी हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर दाग लगता है। हमें इसका इलाज करना चाहिए था, कर सकते हैं, आगे से करें। तीसरी चीज़, क्राइम, करप्शन। सबको मालूम है कि करप्शन तो खूब वाइड स्प्रेड है। क्राइम इन पॉलिटिक्स इतना हो गया, 43% एमपीज हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। उन्होंने खुद एफिडेविट दिए हैं जब आपने नॉमिनेशन फाइल किए हैं कि हमारे खिलाफ ये केसेस पेंडिंग है। उनमें से कई तो गंभीर अपराध हैं, यानी रेप, डेकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग टाइप के
केसेस हैं। तो इस किस्म की चीज़ों में जो आपने सवाल किया कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले तो हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमारे में ये खराबी है। सबसे पहले किसी भी रिफॉर्म से पहले हमें डिनाइल मोड से निकलना पड़ता है। एक तो होता है नहीं हमारे हम सब ठीक है, हमारे कोई गड़बड़ नहीं है, कोई नहीं है, जो कह रहा है झूठ बोल रहा है, उसको कोई जलसी होगी, ये दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। हमें सब गिरबान में मुंह डाल के झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और सुधारिए। तो ये उसमें प्रॉब्लम लिस्टेड है। Now, इस किताब में पहली में क्या फ़र्क है, वो पहली एक स्टैंडर्ड वो ये है कि एवोल्यूशन से लेके और आज तक और फ्यूचर में क्या रिफॉर्म में ये जो है ये आर्टिकल इस पे लिखे जाते हैं कि जब कोई इलेक्टोरल इशू पब्लिक डोमेन में आता था तो फौरन एकदम मीडिया में एक बस शुरू हो जाती है। जैसे अभी आज का आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही, पिछले एक हफ्ते में कम से कम मेरे पास 2000 टेलीफोन कॉल आई होंगी। एवरीबडी इज कंसर्न कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या है, क्यों के लाई जा रही है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हॉट टॉपिक थे, जो फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो उसके ऊपर मुझे फिर आर्टिकल लिखने को कहा जाता था। फिर मैं 2-4 दिन उस पर जितने भी टाइम मुझे मिलता था अखबार की तरफ से कि आप इतने दिन 2 दिन में दीजिए, 3 दिन में दीजिए, जहाँ फुर्सत होती थी 1 हफ्ते में दीजिए। तो मैं रिसर्च करता था उसके ऊपर और उस रिसर्च करके फिर मैं ये आर्टिकल जो थे मेरे मैं लिखता था। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पे मैंने अभी जब आप देखेंगे किताब खोल के इस पे तो कम से कम 8-10 बार लिखा है मैंने, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नई बात हो जाती है, कोई नया इशू आ जाता है उसी से रिलेटेड। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात इस पूरी चीज़ में कही कि हम लोग हमेशा डिनाइल मोड में रहते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आपकी किताब के सिनॉप्सिस से ही मैंने जितना समझा कि डेमोक्रेसी एक बोरोड वर्ड है, 2 ग्रीक शब्दों से बना है जिसके 2 पार्ट हैं। एक है डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल और दूसरा है क्रेटोस जिसका मतलब है पीपल्स पावर। और जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक था यूएस फॉर्मेट और दूसरा था यूके फॉर्मेट। यूएसए का फॉर्मेट था जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और यूके का फॉर्मेट था जिसमें वेस्ट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज 77 साल बाद जब इंडिया एक डेवलप कंट्री बनने की कगार पे है, तो आपको क्या लगता है कि वी मेड द राइट चॉइस एंड वी हैव बीन एबल टू लिव अप टू इट? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ये इशू को एग्जामिन कर रहे थे तो उनके पास उस वक्त तक दुनिया भर में जो मिसालें थी सब सामने थी, सारे मॉडल उन्होंने डिस्कस किए। हर जगह जिस स्टेट में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। तो हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल यानी यूके मॉडल अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारी जो और जो इंडिया के लिए और पर्टिकुलरली रेलिवेंट था पार्लियामेंट्री सिस्टम कि हम वी आर ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक किस्म के यूनियन भी है, एक मिक्स है वो फेडरलिज्म का और सेंट्रलिज्म का। तो हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको बनाया और हर इतना बड़ा ये मुल्क है, इतना बड़ा कि इसकी कोई पैरेलल नहीं। 90 देशों के बराबर हमारे इलेक्शन का साइज है कि अब इतने जब हम एक इलेक्शन कराते हैं जनरल इलेक्शन, ऐसा है कि जैसे 90 देशों में इलेक्शन हो रहा है। और 90 देश भी छोटे मोटे नहीं, पूरा यूरोप के 50 देश हमारे 60% है। पूरा अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका लगा लीजिए तो हमारे 40-50% हैं। तो बड़े बड़े देश भी इसमें जोड़ के तो 90 देश। तो इसलिए हमारे जो देश का साइज है और उसकी जो पॉलिटिकल वैरायटी है और उसको एकोमोडेट करने के लिए हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द बेस्ट मॉडल और जो 70 साल से ठीक काम कर रहा है। एक इशू है जिसके ऊपर डिबेट हुई थी और कभी कभी होती है, जिसका मैं जिक्र कर दूंगा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो हमने ब्रिटेन का में से लेके इस्तेमाल किया है। यानी आप जब वोट देने जाते हैं तो जैसे दौड़ में 10 लोग दौड़ रहे हैं, जो सबसे पहले लाइन पे पहुंच गया और आधा सेकेंड 1/10 ऑफ ए सेकेंड से जीते, डज नॉट मैटर, विनर इज विनर। तो एक वोट से भी जीतने वाला डिक्लेयर हो जाता है विनर और विनर टेक्स ऑल, सब कुछ सारी ताकत उसकी हो जाती है। ये सिस्टम है। तो इसके भी पे प्रोज एंड कॉन्स अब कुछ दिनों से डिस्कस होने लगे हैं और यूके में भी इसके ऊपर 10 साल पहले एक रेफरेंडम हुआ कि इस सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं। और मैं बल्कि अभी इस स्टेज पे बता दूं कि हमने क्यों रीथिंक की।
मैंने अपनी ओरिजिनल किताब में सारे सिस्टम डिस्क्राइब किए थे कि दुनिया में किस किस टाइप के सिस्टम होते हैं, और इंडिया में हमने जो सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट किया, ये इसकी क्या खूबियां हैं और क्या इसमें कमियां हैं। और लेकिन खूबियां ज़्यादा थी कि सिंपल है, 60 साल से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है वगैरह वगैरह। तो लेकिन 2014 के इलेक्शन में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसके बाद मुझे अपनी राय बदलनी पड़ी। और वो क्या एक्सपीरियंस हुआ कि यूपी में बीएसपी को थर्ड थर्ड लार्जेस्ट वोट शेयर 20%, 20% वोट शेयर यूपी में लोकसभा के इलेक्शन के लिए, लेकिन 0 सीट्स ना। 20% वोटर को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन न मिले, आवाज न मिले, तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का डिफेक्ट हुआ। उसके बाद से मैंने ये लाइन शुरू की कि इस पे हमें विचार करना चाहिए कि हमें प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो कई देशों में है उसको देखना चाहिए। और सबसे ज्यादा जिसकी बात पूरी दुनिया में होती है वो जर्मन मॉडल है। वहां पे मिक्स सिस्टम है, आधे एमपी आते हैं डायरेक्ट फर्स्ट पास द पोस्ट से, आधे आते हैं प्रोपोर्शनल से। और इसको हमारे पड़ोस में श्रीलंका ने अडॉप्ट किया और अभी रिसेंटली नेपाल ने अडॉप्ट किया। तो हमें ये इलेक्टोरल रिफॉर्म एक तो कांस्टेंट एक्टिविटी है, ये होते रहने चाहिए और हमें पूरी दुनिया से सीखते रहना चाहिए जैसा कि पूरी दुनिया हमसे सीखती रहती है। सर, एक और बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग बात थी जो आपके बुक का मैं देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि आपने बताया कि यूके और यूएस दे आर कॉल्ड सो कॉल्ड मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, और हम लोग अपने 19th ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी में ही हमारे यहाँ एक महिला प्रधानमंत्री थी और उनके यहाँ 250 साल तक भी अभी तक कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं थी। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही। तो अगर आप देखिए हमारे देश की सर डाइवर्सिटी, हमारे देश का साइज, हमारे देश के रिक्वायरमेंट एकदम अलग है। तो ऐसे में हमको डेमोक्रेसी के अपने मापदंड, अपने एस्पिरेशंस, अपना विजन बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने हाँ ये अच्छा ठीक पकड़ा। दैट मीन्स आपने अच्छे इसके पे स्टडी की है कि ये मुझे बहुत बार कहा गया और अभी कल तक भी किसी ने कहा कि ये क्या है कि भाई देखो यूरोप में और अमेरिका में और बड़े बड़े डेवलप देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, तो हम क्यों कर रहे हैं, तो जरूर गलती कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। उसके जवाब में मैंने ये लिखा था कि हर चीज हमें वेस्ट से नहीं सीखनी, बहुत सारी चीजों में हम वेस्ट के आगे हैं। जिसमें मैंने फिर 2 मिसालें दी थी कि तो ये सबसे पहले तो ये वुमेन्स पार्टिसिपेशन, जिसके बारे में मुझे वाकई बड़ा कंसर्न है। उसमें मैंने ये कहा कि देखिए सबसे बड़ी खूबी, जब हमने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तो उसके ऊपर दुनिया ने इसको एक्सपेरिमेंट बोला था कि ये बड़ा इंडिया बड़ा एक डेस्परेट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और देखो जहाँ पे 84% इलिटरेसी है, जहाँ पे इतनी गुर्बत है, सोशली डिवाइडेड कंट्री है, 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं और अभी अभी पार्टीशन के राइट से फ्री हुए हैं उसके फौरन बाद, ये एक्सपेरिमेंट करना बड़ा डेंजरस है। तो ये जो मैंने लफ्ज इसमें किताब के टाइटल में भी यूज किया कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था, जो पहले ही इलेक्शन हमने इतना अच्छा कराया कि लोगों के दांत खट्टे हो गए और लोग दुनिया देखती रह गई कि अनपढ़ कंट्री, इतनी गरीब कंट्री इतना अच्छा इलेक्शन करा सकती है। उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि हमने पहले दिन से ही औरतों को बराबर के हुकूक दिए, वोटिंग राइट्स, जबकि हमको के देश में किसी को पता भी नहीं होता इस चीज का कि अमेरिका ने 144 साल लिए थे, हम उसको ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द ग्लोब कहते हैं। 144 साल लिए थे इक्वल राइट्स देने के लिए, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होने के बाद। तो उसके इसी तरह मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी यूके मैंने बोला है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो इंडिया है और ग्रीस है, लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी चलिए यूके में 200-300 साल से हो रही है। 300 साल के बाद वहाँ मार्गरेट थैचर 300 साल के बाद एक पार्टी की लीडर बनी थी और पीएम बनी थी। हमारे यहाँ इलेक्शन शुरू होते ही 19वें साल में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बनी। और 1925 में हमारी सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी और मार्गरेट थैचर 300 साल में बनी थी।
तो इसमें मैंने बताया कि इससे ये साबित होता है कि हमें किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, हम खुद अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, वो सीखें हमसे अगर सीखना चाहते हैं तो। बिल्कुल सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी ये। अब थोड़ा सा आपके उस पे जाते हैं। आपने अपने रजीम में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए थे और सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म लाया था सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ वोटर। तो क्या पिछले 10 सालों में वोटर्स के अंदर जो अपने राइट्स को लेकर और डेमोक्रेटिक पावर को लेकर जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो पहुंच पाई है, या वोटर्स उसके साथ अपने आप को अलाइन कर पाए हैं, खास करके युवाओं में? कि भाई 70% इंडिया 35 साल से नीचे है, तो मेजॉरिटी तो यूथ ये है, और इसी यूथ ने टेक ओवर करनी है लीडरशिप, इसी यूथ पर फ्यूचर डिपेंडेंट है, और हम उसको निगलेक्ट करते हैं और वो हमको निगलेक्ट करता है। तो हमने ये देखा उस वक्त कि सिर्फ जो 18 साल वोटिंग एज है, लेकिन लोगों को यही नहीं मालूम कि 18 साल के होते ही वोटिंग राइट में मिलता है। उनको ये तो मालूम है कि 18 साल के हो जाएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, तो मोटरसाइकिल चलाएंगे और रैश चलाएंगे। उनको ये मालूम है 18 साल के हो जाएंगे तो एडल्ट कहलाएंगे और एडल्ट फिल्मों के टिकट खरीद सकेंगे, फिल्म देख सकेंगे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि 18 साल के बाद पॉलिटिकल पावर मिलेगी उनको, वोटिंग राइट मिलेगा, तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। विद द रिजल्ट 18 से 23 एज ग्रुप के जो वो लोग थे, युवा थे, वो सिर्फ 12 से 14% इनरोल करते थे वो उसमें वोटर रजिस्टर में। तो हमने स्टडी कराई, तो उसका नाम है KPB स्टडी, नॉलेज एटीट्यूड बिहेवियर एंड प्रैक्टिस स्टडी, कि भाई हम ये जाने तो सही कि भाई युवा इतना इंडिफरेंट क्यों है, इतनी इम्पोर्टेंट पावर उसको मिल रही है, मिलने की बात हो रही है, और वो उसमें उसको से दिलचस्पी नहीं है, ऐसे क्यों? तो हमने 3 चीजें पाई कि एक तो बहुतों को यही नहीं पता था कि 18 साल में वोटिंग राइट आ जाएगा, और अगर ये पता था तो ये नहीं पता था तो करना क्या है, कहाँ जाके अपना नाम रजिस्टर कराओ। और तीसरी कि एग्जैक्टली कौन सी डेट को 18 साल 1 जनवरी को आप एलिजिबल होते हैं, ये जो लोगों को नहीं मालूम। अगर आप 2 जनवरी को जाएंगे तो आप 18 के नहीं हुए, एक दिन शॉर्ट ऑफ 18 हुए तो आप एलिजिबल नहीं है। तो लेकिन इसलिए एग्जैक्ट डेट का, एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी का और कहाँ पर क्या रूल्स हैं वगैरह मालूम होना जरूरी था। तो हमने इसका प्रचार किया खूब, और सबसे पहले इसकी जो हमने जो कैंपेन चलाया वोटर एजुकेशन, बल्कि मेरा PhD कम्युनिकेशन में है, सोशल रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल मार्केटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो उसके बाद उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं इलेक्शन कमीशन ज्वाइन किया 2006 में, तो मैंने देखा कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20%, 24% टर्न आउट होता था, खास तौर से शहरों में, बड़े शहरों में, बनारस में, इलाहाबाद में, अमृतसर में, मुंबई में, बेंगलोर में, यहाँ पे। तो मैंने कहा ये तो चिंता की बात है कि ये तो कम है, हमें इसके ऊपर वोटर्स को शिक्षा देनी चाहिए। तो आपको जान के हैरानी होगी कि मुझे अपनी इलेक्शन कमीशन में ही मुखालफत सहनी पड़ी कि साहब एजुकेटिंग वोटर्स हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो इलेक्शन को मैनेज करना है। जिस पे मैं लड़ता था कि भाई इलेक्शन के वोट लो, वोटर टर्नआउट हमारे लिए चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि उससे लेजिटिमेसी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट होती है का कोई क्वेश्चन आता है। उसका क्या मतलब है कि सपोज आपने इलेक्शन लड़ा, 20% लोगों ने वहां पे वोट दिया, जिसमें से 10 कैंडिडेट थे, उनमें वो वोट बढ़ गया, आप से 12% वोट ले आपको मिला और आप जीत के आ गई। 88% लोगों ने तो आपको वोट नहीं दिया। तो उस जहाँ के 88% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, आप उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव कैसे कहला सकती हैं? लीगली यस, एथिकली नो। तो इसलिए मेरा ये स्टैंड होता था कि 50% कम से कम वोट लेके आप आए, तभी तो यानी मेजॉरिटी वोट, तभी तो आप लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव हुए। तो हमने वोटर एजुकेशन की 2 टारगेट बनाए, एक तो युवाओं का, और आज मुझे जब खुशी है कि तकरीबन 80% युवा इसमें शामिल हो चुके हैं। और इसके लिए हमने क्या किया था कि हमने जो यूथ को मोटिवेट करने वाले लीडर थे और आइकॉन थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनको यूज किया, उनसे दरखास्त की। सबसे पहले हमारे
brand ambassador for youth were फॉर्मर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी यूथ में बड़ी होल्ड थी, हमने उनसे वीडियो अपील रिकॉर्ड कराई कि साहब युवाओं को आप अपील कीजिए कि वोट जरूर दिया करें। और इस किस्म फिर हमने अच्छे स्पोर्ट्समैन, अच्छे एक्टर, जो जो लोकल ब्राइट स्टार थे यहाँ जहाँ जहाँ हमने उन सब का इसमें प्रयोग किया और उन सब का नतीजा बहुत अच्छा हुआ और टर्न आउट बढ़ा। दूसरा टारगेट हमने औरतों को किया था, तो उसका तो और भी रिमार्केबल हुआ कि अभी आज देखें कि हालांकि जेंडर रेशियो एडवर्स है, यानी 1000 मर्दों के मुकाबले में हिंदुस्तान में 940 औरतें हैं, औरतें कम है, लेकिन 17 स्टेट्स ऐसी हैं हिंदुस्तान की जहाँ पे औरतों का टर्नआउट मर्दों से ज्यादा है, ज्यादा एंथुसियास्टिकली आ रही हैं। जबकि उनको अगर कोई पोलिंग बूथ पे खतरा होता था, पथराव हो जाता था, बम चल जाते थे, तो औरतों पे तो सबसे पहले असर पड़ता है। उस सब के बावजूद वो सबसे ज्यादा आगे वोट देने आ रही हैं। ये एक रेवोल्यूशन है, ऑफ विच आई एम प्राउड कि इसमें रेवोल्यूशन को लाने के लिए जो मेरा इनिशिएटिव था वो रंग लाया और वो एक्नॉलेज हो रहा है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल थी आपकी तरफ से। और दूसरा पहलू इससे ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना अपना एजेंडा ड्राइव करती हैं, अपने अपने प्रचार करती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक न्यूट्रल एजेंसीज को किस तरह से वोटर्स के अवेयरनेस की बात करनी चाहिए नॉन पॉलिटिकल तरीके से? क्योंकि उस कम्युनिकेशन से क्या अभी भी हमारे देश में उसकी कमी है? उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी कोर है, उसकी बात करनी चाहिए, उसके वैल्यूज़ की बात करनी चाहिए, वोटर्स के साथ संवाद करना चाहिए। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी वोटर एजुकेशन की ये कई पार्टीज की बनती है। हम तो हमारी तो है ही, जो हम कर ही रहे हैं इफेक्टिवली, मीडिया की बनती है। मीडिया कितने वोटर अवेयरनेस के प्रोग्राम करता है, सिविल सोसाइटी की बनती है, वो कितना कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडरशिप की होती है, वो कितना कर रहे हैं। वो ये तो कहेंगे मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि वोट एथिकली दो, ईमानदारी से दो, पैसे न लेना। सर, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ों पर आ जाते हैं। जैसा कि बहुत दिनों से आप भी हर जगह समझा ही रहे हैं। एक बार मैं भी चाहती हूँ हमारे दर्शकों को समझाइए कि सरकार ने फिर वो कह दिया जो सालों से बात चल रही थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आपको लग रहा है डुएबल है? मैंने आज बताया इसमें कि मैंने बहुत सारे इस पे मैंने आर्टिकल लिखे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। 8-10 आर्टिकल तो आपको इस किताब में मिल जाएंगे जो जैसे ही आती है। तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, सबसे पहले मैंने आर्टिकल में जो लिखा था, तो हेडिंग तो अखबार वाले अपने आप देते हैं, तो उन्होंने उसको कहा डिजायरेबल बट नॉट फीजिबल, यानी करना तो चाहिए अच्छी चीजें, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें लीगल बाधाएं आएंगी। एक्चुअली मैं आज तक उस बयान पे कायम हूँ, सिवाय इसके कि जो मैंने लव डिजायरेबल यूज किया था उसके ऊपर मुझे कई लोगों ने बहुत बुरा भला कहा कि साहब आप डिजायरेबल भी कैसे कह सकते हैं, ये तो डिजायरेबल ही नहीं है, ये तो अनडिजायरेबल है, क्योंकि फेडरलिज्म के खिलाफ है। कि अरे भाई, पार्लियामेंट में कुछ भी होता हो, कोई पार्टी छोड़ के चली गई, पार्लियामेंट गिर गई, तो तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में वहाँ की डेमोक्रेसी की सेहत पे क्यों असर पड़े, वहाँ दोबारा इलेक्शन का नाम क्यों हो? तो वो वहाँ की डेमोक्रेसी अपना कोर्स ले रही है और हम यहाँ हर स्टेट की अपनी अपनी, और पार्लियामेंट में अपना एक रास्ता है। तो इसलिए इसको ये कहना कि साइमल्टेनियस इलेक्शन। दूसरी एक जो बड़ी बात कही जाती है, हर शख्स ये कह रहा है कि भाई देखो, आप ये देखो, शुरू में 15 साल तो साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, बड़ी अच्छी बात है, आपको हिस्ट्री याद है कि शुरू में होते थे, लेकिन फिर हिस्ट्री का नंबर 2 पॉइंट भी याद होना चाहिए कि ये साथ होने टूटे क्यों थे। टूटे इसलिए थे कि कोई सरकार गिर गई, तो वो तो फिर भी गिरेगी। तो और फिर आप आज एक सिचुएशन क्रिएट कर लें, पुश करके कि ठीक है अब साइमल्टेनियस ही कराएंगे, साइमल्टेनियस कर लें, चलिए हो गई सारी। 6 महीने बाद एक स्टेट किसी वजह से गिरती है तो 4.5 साल वहां प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। और लोकसभा गिर गई, 13 दिन में गिर गई थी, तो उसके साथ 28 स्टेट जहाँ पे बड़े अच्छे मेजोरिटी से पार्टियां जीत के आई हैं, क्या उनको भी दोबारा इलेक्शन उन पे थोपेंगे क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी छोड़ के चली गई? तो जो हमारा इलेक्टोरल एक्सपीरियंस एंड विजडम है उससे खिलवाड़ करेंगे जी हम, कि नहीं जस्ट बिकॉज ये किसी को सूट करता है तो हम इसको
वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन हमारी डाइवर्सिटी, प्लूरैलिटी इज अवर आइडेंटिटी, उस प्लूरैलिटी को खत्म कर दें। अब आप यही देखिए, वन नेशन के वन फैमिली वन ड्रेस होगा क्या, कि लड़के लड़कियां एक घर की एक ही ड्रेस पहनेंगे क्यों, यूनिटी के लिए, और छोटा बच्चा 6 महीने का और 30 साल का और 70 साल का सब एक ही चीज पहनेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो कहा है कि हम तैयार हैं इसके लिए। उसका जवाब यह है कि यस, हम तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि देखिए, वोटर और उसके जो फायदे हैं उसमें भी ये आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के, कि देखिए वोटर तो एक ही है, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन देने का वोट देने जाए या विधानसभा का या लोकसभा का, तीनों जगह वही है। पोलिंग बूथ जिसमें जाके वो वोट देता है वो भी वही है। जो मशीनरी इसको ऑर्गेनाइज करती है, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पीड, डीएम एसपी, डीएम एसडीएम, वो दोनों तरफ एक ही है। जो सिक्योरिटी अपरेटस होता है वो भी एक ही है। तो एक दफा हम बूथ तैयार करें, उसको सिक्योर करें, आप जाएं तो बजाय एक मशीन पे बटन दबाने के आप 3 मशीनों पे बटन दबा के आ जाइए, तो हमारे लिए तो काम बहुत आसान है। बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम तो और भी आसान, कि 5 साल में एक बार इलेक्शन करके हम घर बैठेंगे, और घर नहीं बैठेंगे तो बाहर जाके गोल्फ खेलेंगे, 5 साल एंजॉय करेंगे कि अगली बार हमारी ड्यूटी 5 साल बाद आएगी। तो लेकिन अगर इलेक्शन की कन्वीनियंस, इलेक्शन कमीशन कन्वीनियंस तो कंसिडरेशन नहीं हो सकता ना। इलेक्शन कमीशन का तो काम ही इलेक्शन कराना है, तो लेकिन कराना पड़े तो ये, लेकिन लॉजिस्टिकली भी इसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। अगर सीईसी ने जरूर वजाहत की होगी कि हमें 3 गुना ईवीएम चाहिए होंगे। क्यों 3 गुना चाहिए होंगे? कि अभी तो वही एक मशीन होती है जिसको विधानसभा में यूज कर लेते हैं, जब पार्लियामेंट इलेक्शन आता है तो उसका डेटा इरेज करके लोकसभा में यूज कर लेते हैं, और फिर इधर इस स्टेट से दूसरे में भी भेज देते हैं। तो ये हम रिसाइकल, उसको रिसर्कुलेट करते रहते हैं। जब तीनों इलेक्शन एक साथ हो रहे होंगे तो रिसाइकिल का स्कोप तो है नहीं, फिर हमें तीनों मशीनें एक साथ फिजिकली चाहिए। तो 3 गुना मशीनें, 40 लाख मशीनें और चाहिए, उसको बनाने में 3-4 साल लगेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो इस इलेक्शन को ये करा तो देगा, लेकिन अगले 3 महीने 6 महीने में थोड़ी करा सकता है, मशीनें तो लानी पड़ेगी। दूसरी चीज जो जरूरत पड़ेगी कि अभी हमारी पोलिंग स्टेशन के अंदर हमारी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में 5 लोग होते हैं। तो 5 लोगों के में हमें अगर 2 और 3-3 इलेक्शन उन्होंने देखने होंगे, तो हमें उसमें 1-1, 2-2, मे बी 3 लोग एक्स्ट्रा डालने होंगे। तो वो एक्स्ट्रा उनको ढूंढना, उसमें मुश्किल आएगी। क्योंकि अब तक तो हम जिस तरह काम चलाते थे 10 साल 15 साल पहले तक, क्योंकि वोटर की गिनती सिर्फ 50 करोड़ थी, अब तो 100 करोड़ हो गई है। तो पोलिंग बूथ जो थे 5-6 लाख थे, अब 10 लाख हो गए। तो उतना स्टाफ, जब स्टाफ शॉर्ट पड़ने लगा तो हमने लॉ में चेंजेस करा के कि साहब जो बैंकिंग स्टाफ है उसको, पब्लिक सेक्टर बैंक, हम उनको भी यूज किया करें, यूनिवर्सिटी स्टाफ को भी यूज किया करें। हालांकि ये नॉन गवर्नमेंट है, लॉ में लिखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही यूज हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स की अगर गिनती में लिमिट है तो हम कहाँ से लाएंगे? तो वो 2-3 एक्स्ट्रा स्टाफ हर 10 लाख पोलिंग बूथ के लिए लाना, 30-40 लोग, 30-40 लाख लोग, वो उसमें भी तो समस्या आएगी। सर, एक आखिरी सवाल इंडिया और भारत को लेकर, और वो इसलिए बनता है क्योंकि मैंने आपका एक ट्वीट देखा था जिसमें आपने लिखा था कि इंडिया चेंज टू भारत इन द डिनर इनविटेशन टू G20 मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट। इज दिस ट्रू? तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था, तो आपके हिसाब से क्या बदला है? नहीं, मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक डिबेट अजीब सी हो गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी दोनों हमारे देश के 2 नाम है, अंग्रेजी में उसको इंडिया कहते हैं और हिंदी में उसको भारत कहते हैं। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 53 है, ये कौन सा है, जिसमें लिखा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में। उसका हिंदी अनुवाद, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में था, ये याद रखिए। हिंदी के अनुवाद में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में। तो इसलिए तो भारत और इंडिया तो दोनों ही टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज है, इंडिया दैट इज भारत, ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं।
तो इसलिए इसका इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता भी रहता है। हिंदी में भारत ही कहते हैं अंग्रेज, लेकिन अब पहली बार ये है कि ये इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये पहली बार पिछले हफ्ते 2 बार देखने को आया। इस वजह से ये डिबेट हुई, और अभी ये किस तरफ जाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तो हिसाब से इसका क्या मतलब है और आपको क्या लगता है किस ओर जाने वाली है? नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये भारत के फेवर में कि ये सिर्फ दोनों में से एक नाम ही हम कर लें, क्योंकि इंडिया ने काफी तरक्की की पिछले 70 साल में, 75 साल में इतनी तरक्की की, और इतनी बड़ी मार्केट है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया तो 90 देश है। अब सपोज अमेरिका किसी वजह से इंडिया से नाराज हो जाएगा, चलो इंडिया बेकार है, ये जाए भाड़ में, हम श्रीलंका से दोस्ती करते हैं, हम नेपाल से दोस्ती कर लेते हैं। अरे भाई, कंपैरिजन क्या है? ये 100 श्रीलंका, 100 नेपाल, 100 भूटान, 100 अफगानिस्तान, 10 पाकिस्तान मिलके इंडिया बनते हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट है, 1/6 ऑफ द वर्ल्ड अगर इंडिया है, तो इसलिए उसको कोई लाइटली तो ले नहीं सकता। तो अगर हम भारत भी कहलाने लग जाएंगे तो पूरी दुनिया को आदत पड़ जाएगी, भारत कहने लग जाएंगे। तो कई देशों के नाम बदले गए हैं। अच्छा, दूसरा ये भी है जो एक मिसाल दी जाती है कि जापान वर्ल्ड वाइड अपने को ही जापान लिखता है, उसकी प्रोडक्ट पे मेड इन जापान लिखा होगा, लेकिन विद इन द कंट्री निप्पॉन कहलाता है। मेड इन निप्पॉन तो हमने कभी कोई नहीं देखी, उन्हीं की कंट्री के ये तो ये उनका एक लोकल नाम है, एक उनका इंटरनेशनल नाम है। इसलिए ये डिबेट के डायरेक्शन में जाएगी। ये तो पॉलिटिकल फॉर्चून्स के बेसिस पर ही फैसला होगा इसका। So thank you so much for joining us and we wish you all the best for your new book. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।